सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले पाठ के जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। अब आप समझ गए होंगे बेनीपुरी शब्द कहाँ से आया। बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ और वहां से इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। अब देखिए इनकी विशेष जो क्षमता थी उसकी वजह से इन्होंने क्या किया। देखिए 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। आप लोगों में से भी कई लोगों की उम्र 15 वर्ष हो चुकी होगी या होने वाली होगी, लेकिन उनकी कई रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थीं। ये बेहद प्रतिभाशील रचनाकार थे, इसीलिए इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में जो उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, ये माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब देखिए ये जो आपके सिलेबस में पाठ रखा गया है उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब आइए इस पाठ पे देखिए। एक व्यक्ति हैं बाल गोविंद भगत। उन बाल गोविंद भगत के बारे में ही लेखक ने यह रेखा चित्र लिखा है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है ना। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। अब देखिए ये होती है विशेषता किसकी, रेखा चित्र की, जिसमें इन्होंने किसी के बारे में तो बताया है लेकिन अपनी शैली से ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई स्केच खींच रहे हैं। ये पूरा शरीर का चित्र उन्होंने बना दिया अपने शब्दों से। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब देखिए साधु थे, लेकिन साधु वो नहीं थे जैसे सन्यासी साधु होते हैं। गृहस्थ भी थे, अर्थात उन्होंने विवाह किया था, उनका परिवार था, उनके बच्चे थे। हालांकि उनकी पत्नी की याद लेखक को नहीं है, लेकिन उनके बच्चे और उनके
बेटे की पत्नी अर्थात पतोहू, है ना, पुत्रवधू को भी लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक मकान भी था, तो इसलिए सीधे सीधे साधु की परिभाषाओं में वो खरे उतरने वाले नहीं थे। आगे देखिए, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, साहब अर्थात परमात्मा की, है ना। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, अब देखो साहब क्या था, ये कबीर पंथ वालों के लिए, जैसे साहब का तात्पर्य तो ईश्वर हुआ, लेकिन यहाँ पर साहब ये लोग कबीर दास को कह देते थे, है ना, कबीर दास को भी। और कबीर पंथियों का जो मठ था, है ना, वहाँ पर ये अपना जो भी उनके पास उत्पन्न होता था ना, एक हिस्सा उसका ठीक ठाक हिस्सा ले जाकर उन्हें पहले भेंट के रूप में चढ़ा देते थे, सब कुछ ले जाकर, और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में वापस मिलता था उसे घर लाते थे और उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम थी, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में ऊपर उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा, कलेवा का अर्थ होता है नाश्ता, जो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर, मेड़ मतलब जो खेत के किनारे किनारे खेत के को अन्य खेतों से बांट देता, अलग कर देता, उसे हम कहते हैं मेड़। तो क्या है कि औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधिरतिया, अधिरतिया मतलब आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था।
अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी महिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुख से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक उठते। श्रम बिंदु का मतलब पसीना। ये अलग अलग ऋतुओं में बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में बता रहा है कि कैसे वो गाना गाते रहते थे, कैसे वो गीत गाते थे, कैसे जैसे कबीर पंथी गाते थे, कबीर के गीत, हाँ, ईश्वर के भक्ति के गीत वो गाते रहते थे। और ये पूरे वर्ष का वर्णन कर रहा है कवि, है ना। अब देखो गर्मियों में बता रहा है, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती सहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ठीक है, यहाँ तक आपने कहानी पढ़ ली, ये रेखाचित्र। अब इसके बाद का जो हिस्सा है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा और इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगा। अब तक की कहानी में कहीं भी कुछ भी बाल गोविंद भगत के बारे में ही कुछ बताया गया है। मुख्य हिस्सा कहानी का भी बचा हुआ है, जहाँ पर उनके चरित्र की महानता देखने को मिलती है, वह हिस्सा इसके बाद है। ठीक है ना। तो अब तक हमने यही पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। अपना जो भी उनके यहाँ उपजता था पहले ले जाकर वो कबीर मठ में, जिसको साहब के दरबार बोलते थे, वो वहाँ दे आते थे और वहाँ से जो कुछ मिलता वापस प्रसाद के रूप में उसे लेकर चले आते थे। तो बच्चों, इसके बाद की वीडियो में हम इसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।